$800 बिलियन। लास्ट 20 सालों में चाइना ने कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज को $800 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया है। अपने पीक पे चाइना का लोन बुक वर्ल्ड बैंक, IMF और पेरिस क्लब के 22 क्रेडिटर नेशंस के कंबाइंड लोन बुक से भी ज्यादा था। लेकिन चाइना का लेंडिंग फ्लो अब बदल गया है और इससे शायद पूरी दुनिया में एक डेट क्राइसिस स्टार्ट हो सकता है। कई सालों तक लोगों को चाइना के लेंडिंग के पूरे स्केल का अंदाजा तक नहीं था। ट्रेडिशनल लेंडर्स अपने लोन्स पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हैं, लेकिन चाइना ये डेटा रिलीज नहीं करता। किसी को नहीं पता रहता कि चाइनीज किसे, कितना और कौन से टर्म्स पे पैसे लेंड करती है। चाइना अपने इंटरनेशनल लेंडिंग को ऑलमोस्ट एक स्टेट सीक्रेट जैसे ट्रीट करती है। इनफैक्ट चाइना के लोन्स में तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस तक होते हैं। ये बोरोअर्स को चाइना से मिले डेट के डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करने देते। लेकिन इस सीक्रेसी के कारण चाइना का फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइसोलेट हो गया है। 2019 तक डेवलपिंग कंट्रीज को मिले चाइनीज लोन्स का लगभग आधा वर्ल्ड बैंक के डेट डेटाबेस में ही नहीं था। चाइना के इस डेट के कुछ डिटेल्स ज्यादातर क्राइसिस के समय ही मिलते हैं। 2019 से आज तक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में $600 बिलियन से ज्यादा के अनरिकॉर्डेड लोन्स ऐड किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम चाइना के डेट का सिचुएशन समझेंगे। हम सेबेस्टियन हॉर्न, कार्मेन राइनहार्ट और क्रिस्टोफ ट्रेबेश के रिसर्च के थ्रू ऐसा करेंगे। ये तीनों इकोनॉमिस्ट्स हैं जिन्होंने कई सालों तक चाइना के डेट का डेटा कलेक्ट किया। सबसे पहले हम चाइना के डेट का साइज समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि चाइना कैसे और क्यों पैसे लेंड करता है। हम चाइना के डेट के करंट रिवर्सल को भी समझेंगे। एंड में हम चाइना का रिस्पॉन्स भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि चाइना का डेट एग्जैक्टली कितना बड़ा है और ये कौन से कंट्रीज को मिला है। चाइना के लेंडिंग का एक क्लियर टारगेट है लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कमोडिटी एक्सपोर्टर्स। चाइना ने इन कंट्रीज को बहुत सारा क्रेडिट दिया है। जैसे अंगोला की बात करें तो इसका चाइनीज डेट देश के GDP के 29% के बराबर है। जाम्बिया का चाइनीज डेट इनके GDP के 28% के बराबर है। लाओस का 33% और जिबूटी का 36%। जिबूटी का स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग लोकेशन भी इस डेट को एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देता है। जिबूटी रेड सी का एक सेंसिटिव चोक पॉइंट है। इन देशों के लिए चाइना प्राइवेट क्रेडिटर्स का एक इंपॉर्टेंट गैप फिल कर रहा था। लो इनकम कंट्रीज में प्राइवेट क्रेडिटर्स टोटल एक्सटर्नल डेट में बस 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के 40% से बहुत कम है। ब्राजील, टर्की और इंडिया जैसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से फंड्स रेज कर सकते थे, लेकिन ये छोटे कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते। इन छोटे कंट्रीज में ट्रस्ट इतना कम होता है कि ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। और यहीं चाइना का रोल इंपॉर्टेंट था। इन देशों के लिए सिर्फ चाइना एक फंड्स का सोर्स था। 70% लो इनकम कंट्रीज में चाइना का डेट प्राइवेट प्लेयर्स के कंबाइंड डेट से भी ज्यादा है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के 40% में भी चाइना लेंडिंग में लीड करता है और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में 20%। लेकिन चाइना हमेशा रेगुलर लेंडर्स जैसे पैसे उधार नहीं देता। ऊपर से चाइना के लोन्स नॉर्मल लोन्स जैसे ही होते हैं। ये US डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होते हैं और मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो LIBOR या लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से 250 बेसिस पॉइंट ज्यादा होते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज के डेवलपमेंट फाइनेंस जैसे नहीं लगते, ये किसी रेगुलर कमर्शियल लोन जैसे लगते हैं और इनके रिस्क प्रीमियम्स भी हेल्दी होते हैं। लेकिन इन लोन्स के फाइन प्रिंट या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी अलग होते हैं। जैसे लगभग आधे चाइनीज लोन्स कोलैटरलाइज्ड होते हैं, मतलब इन लोन्स के बदले बोरोअर को अपने कमोडिटी सेल्स जैसे ऑयल से होने वाले फॉरेन करेंसी इनकम को एक ऑफशोर बैंक अकाउंट में रूट करना पड़ता है। यह अकाउंट एक ऐसे बैंक में होता है जिसे चाइनीज लेंडर्स कंट्रोल करते हैं। अगर बोरोअर कंट्री अपने लोन में डिफॉल्ट करती है तो चाइना इन अकाउंट से बोरोअर कंट्री के सेल्स प्रोसीड्स सीज कर सकती है। वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं करते हैं। चाइनीज लोन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे क्लॉजेस भी होते हैं जिन्हें नो पेरिस क्लब क्लॉज भी कहा जाता है। ये बोरोअर कंट्रीज को रीस्ट्रक्चरिंग के समय चाइनीज डेट्स अपने टोटल डेट्स में इंक्लूड करने से रोकते हैं। मतलब अगर कोई कंट्री अपने लोन्स नहीं पे कर पाती है तो ये दूसरे कंट्रीज के लोन्स को एक साथ और चाइनीज लोन से अलग डील करेगी। चाइना और बोरोअर कंट्री अलग अलग नेगोशिएट करते हैं। चाइना दूसरे देशों के साथ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में ऑपरेट नहीं करता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, चाइना अपने लोन्स पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस भी लगाता है। ट्रेडिशनल लोन एग्रीमेंट्स में लेंडर्स अपने लोन्स डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन चाइना के केस में बोरोअर्स भी अपने चाइना से लिए लोन्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के कारण तो ऐसा लगता है कि चाइना लोन्स देना ही नहीं चाहता। तो भला चाइना लोन्स देता क्यों है? देखो दोस्तों,
2003 से 2015 तक चाइना का इकोनॉमी हर साल लगभग 10% बढ़ रहा था। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के हिसाब से इससे चाइना की करेंसी रेनमिनबी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन चाइना ने अपने ग्रोथ का असर एक्सचेंज रेट पे नहीं पड़ने दिया। चाइना ने बहुत सारे कैपिटल सरप्लसेस होल्ड करके रखे। इस पीरियड में चाइना ने लगभग $3 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्ड करके रखे थे। ऐसा पहले भी हुआ था जब 70s में ऑयल एक्सपोर्टर्स ने अपने पेट्रो डॉलर्स यानी ऑयल एक्सपोर्ट से कमाए यूएस डॉलर्स ग्लोबल बैंक में रिसाइकल किए थे। और चाइना के ग्रोथ से जनरेटेड पैसे गए कहाँ? इसका ज्यादातर हिस्सा यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया। लेकिन यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के अलावा डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के भी कुछ फायदे थे। चाइना को ज्यादा रिटर्न्स और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी मिल सकते थे। 2003 से 2015 के पीरियड में चाइना को रॉ मटेरियल्स की बहुत जरूरत थी, जिसके कारण 18th सेंचुरी के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट कमोडिटीज बूम चला था। इन कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज को लोन देके चाइना को इन रिसोर्सेज का एक्सेस मिला, और ये लोन्स ऐसे स्ट्रक्चर भी किए गए थे ताकि इन रिसोर्सेज के साथ साथ चाइना को बहुत सारे पैसे भी मिले। चाइना के कई लोन्स टाइड थे, मतलब बोरोअर कंट्रीज इन लोन्स का यूज चाइनीज गुड्स के सप्लायर्स या चाइनीज सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्टर्स पे ही कर सकते थे। धीरे धीरे चाइना के ग्रोथ में स्लो डाउन आया और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी अब एक नया प्रॉब्लम बन गया। ये लोन्स चाइना के लिए एक सेल्स गारंटी का काम करने लगे। चाइना का सारा एक्सेस प्रोडक्शन इन लोन्स के थ्रू बोरोअर कंट्रीज को बिक रहा था। 2013 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ये स्ट्रैटेजी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू फॉर्मलाइज भी कर दिया। इससे चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को और बिजनेस मिलता और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता। इनके अलावा चाइना के लोन ग्रोथ का एक और सिंपल कारण था, इसका यूज था। कई सालों तक चाइना के लेंडिंग के लिए परफेक्ट कंडीशंस थे। पूरी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स को फाइनेंसिंग की जरूरत थी, चाहे ये कहीं से भी आए। ये कंट्रीज तेजी से बढ़ रहे थे और इन्हें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी ताकि ये ग्रोथ जारी रहे। डेट अफोर्डेबल भी था। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हिस्टोरिकल लोज पे थे। इन्वेस्टर्स रिटर्न्स ढूंढ रहे थे, जिसके कारण वो इन डेवलपिंग फ्रंटियर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। इनमें से कई कंट्रीज तो पहली बार डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर रहे थे। इसी पीरियड में कमोडिटी प्राइसेस भी हाई थे, जिसके कारण इन कंट्रीज के एक्सपोर्ट से ये इन डॉलर डिनोमिनेटेड डेट्स को सर्विस भी कर पा रहे थे। तब इन कंट्रीज के डेट लेवल्स भी कंपैरेटिवली लो थे। इनफैक्ट कई कंट्रीज को हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज प्रोग्राम के अंडर डेट रिलीफ भी मिला था। इसके कारण इन कंट्रीज के दूसरे क्रेडिटर्स के एक्सटर्नल डेट्स राइट ऑफ हो गए थे। सबको लग रहा था कि सिचुएशंस के फंडामेंटल्स साउंड थे, लेकिन ऐसा नहीं था। 2014 to 15 के आसपास चाइना के लोन का बूम खत्म हुआ। नॉन ऑयल कमोडिटी प्राइसेस अपने पीक से 30% तक गिर गए। जो कंट्रीज इन कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अचानक उनके लिए डॉलर डिनोमिनेटेड डेट हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। इन कंट्रीज का ग्रोथ स्लो हो गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी इन कंट्रीज को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। 2006 में चाइना के लेंडिंग प्रोफाइल का रेटिंग BA2 या BB था। ये बहुत अच्छा रेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये खराब भी नहीं है। लेकिन 2024 तक चाइना की रेटिंग B नेगेटिव तक गिर गई। ये एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड था। और 2006 से 2024 के पीरियड में और भी शॉक्स आए। कमोडिटी प्राइसेस और गिरे। वेनेजुएला ने अपने लोन डिफॉल्ट्स किए। 2019 के आसपास कोविड-19 पैंडेमिक भी आया और 2022 में रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। हर जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक शॉक के साथ साथ लेंडिंग का कोई फायदा नहीं रह रहा था। और अब तो चाइना का ग्रोथ भी स्लो हो गया है। 2015 के पहले चाइना का GDP लगभग 10% से बढ़ रहा था, लेकिन 2015 से ये ग्रोथ रेट बस 5.6% तक गिर गया। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ग्रोथ भी 2014 में ही रुक गया। जैसे जैसे देश का ग्रोथ फ्लैट हुआ, डोमेस्टिक प्रेशर्स भी बढ़ने लगे। चाइना के पॉपुलेशन की एज भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हाउसिंग मार्केट भी क्राइसिस फेस कर रहा था और देश के कुछ प्रोविंसेस इंसॉल्वेंट हो रहे थे। मतलब चाइना के कुछ रीजन्स अपने डेट्स रीपे नहीं कर पा रहे थे। इन सब फोर्सेस ने मिलकर चाइना के लैंडिंग ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। 2019 से चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच नेट ट्रांसफर्स नेगेटिव हो गए। चाइना के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिसीट्स इसके लैंडिंग से लगभग $10 बिलियन पर ईयर ज्यादा हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। 1970s में जब मार्केट कंडीशंस अच्छे थे, तब यूएस कमर्शियल बैंक्स ने भी डेवलपिंग कंट्रीज को अग्रेसिवली पैसे लेंड किए थे। लेकिन जब कमोडिटी प्राइसेस कम हुए और ये कंट्रीज अपने लोन्स वापस नहीं कर पाए, तो यूएस ये लोन्स विड्रॉ करने लगे। इसके कारण एक डेट क्राइसिस शुरू हुआ, जिसका इम्पैक्ट 1980s तक पूरी दुनिया में फैल चुका था।
थैंकफुली तब से आज तक ऐसा फिर कभी नहीं हुआ है। घाना, जाम्बिया और श्रीलंका ने सीरियस डेट प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। इजिप्ट और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट डिफॉल्ट भी किया है, लेकिन इन कंट्रीज के डेट प्रॉब्लम से 1970s जैसे डोमिनो इफेक्ट देखने नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिलहाल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाइना के करंट क्राइसिस का इम्पैक्ट अभी तक बस मेजर वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक नहीं फैला है। जब लोअर इनकम नेशंस इन्वॉल्व होते हैं तो उनके डेट प्रॉब्लम्स बड़े और ज्यादा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नेशंस जितना नहीं होता, लेकिन जिन कंट्रीज को ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनके लिए इसका इम्पैक्ट सीरियस होता है। 2024 में लो इनकम कंट्रीज के एक्सटर्नल डेट का इंटरेस्ट पेमेंट उनके एक्सपोर्ट्स का 5.7% था। तब से 10 साल पहले ये नंबर बस 1.9% था। इजिप्ट, केन्या और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए डेट सर्विस उनके एक्सपोर्ट अर्निंग्स का 13% कंज्यूम कर लेता है। तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और चाइना इस बारे में क्या कर रहा है? फिलहाल तो चाइना अपने प्रॉब्लम से डील करने में डिले कर रहा है। 2008 से चाइना ने कम से कम 71 डिस्ट्रेस डेट्स रीस्ट्रक्चर किए हैं। ये प्राइवेट क्रेडिटर्स के 3 गुना से भी ज्यादा है। ये पूरे पेरिस क्लब के कंबाइंड रीस्ट्रक्चरिंग से भी ज्यादा है। चाइना सॉवरेन डेट नेगोशिएशंस का एक जरूरी प्लेयर बन गया है, लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग्स प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रेट्स कम करके बोरोअर कंट्री को बहुत रिलीफ नहीं देते। ये यूजुअली बस ग्रेस पीरियड्स या मैच्योरिटीज को एक्सटेंड कर देते हैं। इससे एक टेम्परेरी कैश रिलीफ तो मिलता है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। इससे बोरोअर कंट्रीज एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां वो बस डेट रीपेमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग के लूप में फंस जाते हैं। जिन देशों में चाइना का डेट ज्यादा होता है वहां रेस्क्यू लैंडिंग नाम का भी एक प्रॉब्लम होता है। इसमें चाइना ने लास्ट 15 ईयर्स में $250 बिलियन से ज्यादा का लिक्विडिटी असिस्टेंस दिया है। मतलब चाइना इन कंट्रीज के लोन्स के लिए इन्हें और लोन या रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म हेल्प देता है। हिस्टोरिकली ये तरीका बहुत कम काम करता है। अगर कोई कंट्री फंडामेंटली अनस्टेबल हो और इतने पैसे ही ना कमा पाए कि वो अपने लोन्स रीपे कर सके, तो बस लोन्स को डिले करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इससे कंट्री एक साइकिल में फंस जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ फंसी रह जाती है। कंट्रीज को डेट रिलीफ की जरूरत है। मतलब चाइना और दूसरे लेंडर कंट्रीज को अपने डेट्स माफ करने होंगे, लेकिन इसके लिए कंट्रीज को लॉसेस भी एक्सेप्ट करने होंगे। लेकिन अगर चाइना ऐसा करने के लिए तैयार भी हो तो भी इसे अपने कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। चाइना जैसे प्लेयर्स के एंट्री ने किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ग्लोबली हैंडल करना मुश्किल बना दिया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स फ्रैगमेंटेड हो चुके हैं। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण चाइना, वेस्टर्न बॉन्ड होल्डर्स और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे पे सस्पेशन है। सबको लगता है कि अगर वो डेट रिलीफ देते हैं तो उनके अलाउंसेस का गलत इस्तेमाल होगा। आपको क्या लगता है, क्या चाइना इस फाइनेंशियल फॉल और पैरालिसिस को अवॉइड कर पाएगा? चाइना के इस डेट ट्रैप का इम्पैक्ट कितना फैल सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।